आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक की चौथी स्टोरी है जिनका नाम है द रेड ट्रैप। अगर इसे हिंदी में इसके अर्थ को समझें तो इसे कहेंगे चूहेदानी। और इस स्टोरी को जो लिखे हैं वो लिखने वाले जो लेखिका है वो है सेल्मा लेगरलॉफ। तो स्टोरी को पढ़ने से पहले हम लोग इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये जो ऑथर जो हैं, इनकी जो लेखिका हैं वो कौन है। तो अबाउट द ऑथर, सेल्मा लेगरलॉफ वाज ए स्वेडिश राइटर। सेल्मा लेगरलॉफ जो हैं वो स्वेडिश की लेखिका हैं। होज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। इनकी जो कहानियाँ हैं कई भाषा में रूपांतरित की गई हैं। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। इनकी कहानियों में एक चीज़ तो देखने को मिलती है, सार्वभौमिक विचार, सार्वभौमिक विषय इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। ए बिलीफ दैट द इसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। इनकी कहानियों से तो एक चीज़ पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो जरूरी जो अच्छाइयाँ होती हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाइयाँ जो होती है समझदारी से और प्यार से उसे जगाया जा सकता है। इनकी कहानियों से ये देखने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि हर व्यक्ति में अच्छाई है और उन अच्छाइयों को हम प्यार से, समझदारी से जगा सकते हैं। दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन। ये जो कहानी है जो स्वीडन के जो खान से संबंधित है। आयरन इन रिच इन आयरन वन, जो कि ऐसे खान जहाँ पर लोहे के अयस्क से संपन्न हैं। विच फिगर लार्ज इन द स्टोरी। और ये जो खान के बारे में इतिहास में इसका बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और उस कहानी के बहुत सारे जो पुरानी कथाएं हैं उसमें भी इन खान का जिक्र है। द स्टोरी इज टोल्ड समव्हाट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। ये जो कहानी जो लिखी गई है, बताई गई है परी के कहानियों की तरह, परियों की कहानियों की तरह उसे बताया गया है, इसे लिखा गया है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। कहानी में ये जो यहाँ जो भाव दिए हैं, एक्सप्रेशंस दिए हैं, उन्हें गौर करना। इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और कहानी से इनके अर्थ का अनुमान लगाना। तो देखिए यहाँ पर कौन से एक्सप्रेशंस दी हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका अर्थ होगा जीवित रहना। हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज। इसका अर्थ होगा आंखों में भूख की चमक थी। प्लॉट्स अलोंग द रोड। इसके अर्थ होगा सड़क पर धीरे धीरे चलना। अनवांटेड जॉय। इसका अर्थ होगा असाधारण आनंद। इम्पेनेट्रेबल प्रिजन। इसका अर्थ होगा अभेद्य जेल। नोडेड ए हॉटी कॉन्सेंट। इसका अर्थ होगा सिर हिला के घमंडी सहमति दिखाना। इज्ड हिज वे। इसका अर्थ होगा सावधानी से बढ़ना। फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। इसका अर्थ होगा विचारों से समझौता, विचारों से समझौता। और अंत में बात करेंगे थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल। इसका अर्थ होगा नाश होना। अब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire. एक बार की बात है जब एक आदमी घूम घूम कर तार से बने चूहे के छोटे छोटे पिंजरे बेचा करता था। He made them himself at odd moments
from the material he got by begging in the stores or at the big farms। जो कुछ सामान उसे दुकानों और बड़े फार्मों पर मांग कर मिलता, उससे वो स्वयं ही उसे बनाता था। मतलब जो भी सामान उसे दुकानों से बड़े फार्मों से मिलता था, मांग के जो मिलता था, उससे वो उसको खुद बनाता था। बट even so the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together। फिर भी यह धंधा कोई जब विशेष लाभकारी नहीं हुआ, माने विशेष लाभदायी नहीं हुआ, इसलिए वो क्या करता था, भूखों मरने से बचने के लिए, यानी कि जीत रहने के लिए वो भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी दोनों का सहारा लेता था। मतलब भीख भी मांगता था और चोरी भी करता था ताकि वो जीवित रह सके। Even so his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes। फिर भी उसके शरीर पर चिथड़े होते थे, मतलब फटे चिटे कपड़े पहनते थे, उसके गाल धसे हुए थे और उनकी आंखों में भूख की चमक थी। मतलब साफ स्पष्ट उनके चेहरे से दिख जाता था कि वो किस हालात में है, उसकी आंखों से भूख पता चल जाती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations। कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे आवारा के लिए जीवन कितना उदास और उबाऊ होगा, जो अपने विचारों में खोया सड़क पर चलता रहता। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining। पर एक दिन यह व्यक्ति एक ऐसे विचार की श्रृंखला में खो गया जो उसे वाकई में बड़ी मनोरंजन लगी। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap। वो चूहे के पिंजरों के बारे में सोच रहा था जब अचानक उसे ख्याल आया कि उसके चारों ओर की संपूर्ण जो दुनिया है, उसके जो इस दुनिया में आने वाले जो देश, सागर, शहर, गांव सहित एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मानो एक बड़ा सा ये रेड ट्रैप ही तो है दुनिया। ये बड़ा सा जो दुनिया है जिसमें देश, कंट्री आ रहे हैं, सागर आ रहे हैं, शहर आ रहे हैं, ग्रामीण इलाके आ रहे हैं, ये और कुछ भी नहीं बल्कि एक बड़ा सा चूहेदानी है, बड़ा सा रेड ट्रैप है। It had never existed for any other purpose than to set bites for people। मनुष्यों को दाना डालकर ललचाने के अतिरिक्त इसके अस्तित्व का कोई और उद्देश्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपुल। यहाँ पर जैसे शहर जो है, सागर जो है, गांव जो है, ये सब क्या है? लोगों को लुभाने वाली चारा है। जो बड़े से दुनिया को अगर आप रेड ट्रैप समझें, ये बड़ी सी जो दुनिया जो है रेड ट्रैप है, और इस पे जो पाए जाने वाले जो शहर, सागर, गांव, शहर, जो ये सब क्या है? ये सब लोगों को लुभाने वाली चारा है। It offered riches and joys, shelter and food,
heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bed, it closed in on him, and then everything came to an end. अगर हम बात करें तो इसमें दौलत और खुशियां हैं जो लोगों को लुभाती है, दौलत और खुशियां हैं, भवन और भोजन है, गर्मी और वस्त्र है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चूहेदानी में पनीर और सुअर का मांस होता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं को दोनों को छूने के प्रलोभन में आता है, इनको पाने के प्रलोभन में आता है, पिंजरा उसके लिए बंद हो जाता है और तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. संसार निसंदेह उस पर कभी अधिक मेहरबान नहीं रहा था, अतः इसको बुरा सोचने में उसे असाधारण आनंद आता था। It became a cherished pastime of him during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. अपनी अनेक पैदल यात्राओं में समय बिताने के लिए, जब वो पैदल यात्रा करता था तो कई बार जब वो यात्राओं में सोचता था तो समय बिताने के लिए यह उसका मनपसंद काम हो गया। इस सब चीज़ के बारे में सोचने के बारे में कि संसार जो है बड़ा सा रैट ट्रैप है और लोग किस तरह लोभ में फंसते हैं, इन प्रकार के विचारों में सोचना उनका एक पसंदीदा काम हो गया। अपने परिचित व्यक्तियों में उनके बारे में सोचें जिन्होंने स्वयं को इस खतरनाक जाल में फंसने दिया था। मतलब वो क्या करता है कि अपने परिचित व्यक्तियों के बारे में, उनके बारे में सोचता है और जिन्होंने स्वयं को इस खतरनाक जाल में फंसने दिया था, और उन व्यक्तियों के बारे में जो अभी भी ललचाने वाली वस्तुओं के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। मतलब जो उनके नज़दीक में जो लोग रहे हैं उनके बारे में सोचता है कि वो लोग किस प्रकार इस प्रकार के प्रलोभन में आए और फंस गए, और फिर सोच रहा है उन लोगों के बारे में जो अभी भी ललचाने वाली वस्तुओं के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक दिन अंधेरी शाम जब वो सड़क पर चल रहा था, तब सड़क के किनारे बने भूरे रंग के एक छोटे से मकान पर उसकी दृष्टि पड़ती है, और रात के लिए आसरा मांगने के लिए वो दरवाजे पर खटखटाता है। Nor was he refused. Instead of the sour faces which originally made him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. उन्हें इनकार भी नहीं किया गया। जब वो वहाँ गया तो इसको इनकार भी नहीं किया गया। सामान्यतः जो रूखे चेहरे उसे मिला करते थे, इससे प्रायः जो हमेशा दुखदाई चेहरे मिला करते थे, उसके स्थान पर वो बिना पत्नी और बच्चों वाला बूढ़ा मालिक अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी को पाकर खुश हुआ। वो जो बूढ़ा आदमी जो घर में अकेला था, जिसका ना तो बीवी था ना बच्चा था, तो अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी को पाकर वो खुश हो गया। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. उसने तुरंत दलिए के बर्तन को आग पर चढ़ा दिया और रात्रि का अंतिम भोजन दिया। Then he carved off such a big slice
from his tobacco roll that he was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर उसने अपनी तंबाकू की रोल में इतना बड़ा टुकड़ा काटा जो उसके और अजनबी दोनों के हुक्के के लिए काफी था. Finally, he got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime. अंत में उसने ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली और सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ जॉलिस खेलता रहा. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. बूढ़ा व्यक्ति बहुत अधिक उदार था, बिल्कुल उसी तरह जितना दलिया और तंबाकू देने में था. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramjo Iron Works and had worked on the land. वो अपने मेहमान को बताता है कि बताता जा रहा है, बताया कि अपने समृद्धि के दिनों में उसका मेहमान रैमजो आयरन वर्क्स में काम कर चुका था और एक खेत में भी. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. क्योंकि वो मेहनत अब नहीं कर सकता था, अब जो है वो मेहनत नहीं कर सकता था, तो उसकी गाय ही उसके जीवन का अब आधार बन चुका था. Yes, that Bossy was extraordinary. हाँ, वो गाय जो था बिल्कुल ही अद्भुत था. She could give milk for the creamery every day. And last month he had received all of 30 kroner in payment. वो डेयरी के लिए प्रतिदिन दूध देती थी और पिछले महीने उसे सारे के सारे 30 क्रोनर बिक्री के पैसे मिले थे. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. देखिए, अजनबी से अवश्य कुछ अविश्वास झलका होगा, इसलिए बूढ़ा आदमी क्या किया, न खिड़की के पास गया और खिड़की के पास जाके एक चमड़े का थैला निकालता है जो कि एक कांटी पे लटका होता है. वो कांटी ठीक खिड़की के फ्रेम पर ही, जो खिड़की की जो चौखट होती है उसी पर वो कांटी था, उसी पर थैली जो चमड़े का है उसको उतारता है और उससे 3 मुड़े हुए 10 के क्रोनर निकालते हैं. These he held up before the eyes of his guest. और वो तीनों जो 10 के जो क्रोनर जो हैं उन्हें अपने मेहमान की आंखों के सामने में रखता है. Nodding knowingly and then stooped them back into the pouch. उन्हें क्या करता है ना, मेहमान के सामने आंखों के सामने रखता है और फिर गर्दन हिलाकर बताते हुए फिर से उसे उसी थैली में ठूस के रख देता है. The next day both men got off in good season. अगले दिन दोनों व्यक्ति सुबह जल्दी ही जग गए. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. मजदूर अपनी गाय को दुहने के लिए जल्दी ही में था और दूसरे व्यक्ति ने शायद सोचा होगा कि घर का जो हेड है, घर का जो प्रमुख है वो जग गया है तो उसे भी सोते नहीं रहना चाहिए. They left the cottage at the same time.
वे घर से एक साथ ही निकले। द क्रॉप्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। मजदूर ने दरवाजे पर ताला लगाया और जो चाबी है उसको अपने जेब में रख ली। द मैन विथ द रेड ड्रेप said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. चूहेदानी वाले व्यक्ति ने उन्हें विदा और धन्यवाद कहा और उसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चल गए। But half an hour later, the red trap peddler stood again before the door. पर आधे घंटे बाद ही चूहेदान बेचने वाला फिर दरवाजे के सामने खड़ा था। He did not try to get in, however. पर उसने अंदर आने का प्रयास नहीं किया। He only went up to the window, smashed a pen stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. वो केवल खिड़की तक गया, एक शीशा तोड़ा और वह थैली पकड़ी जिसके अंदर 30 क्रोनर थे। He took the money and thrust it into his own pocket. उसने पैसे निकालकर अपनी जेब में डाल दिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. फिर चमड़े की थैली को सावधानी से उसी स्थान पर लटकाया और चला गया।